इतना टैबू है कीमोथेरेपी के अराउंड कि कीमोथेरेपी नाम से डर जाते हैं लोग। मतलब कैंसर से तो पहले डरते ही हैं कि अच्छा ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोसिस हो गया, लेकिन उसके बाद ये सवाल रहता है कि कीमो तो नहीं लगेगी। अब कीमोथेरेपी है क्या? कीमोथेरेपी एक दवाई है, एक ड्रग है। जैसे आप पैरासिटामॉल लेते हो, क्रोसिन लेते हो, पेन किलर्स खाते हो, एंटासिड लेते हो, वैसी ही कीमोथेरेपी है। ये ड्रग है जो आप आईवी फॉर्म में भी ले सकते हो, यानी कि इंजेक्शन के थ्रू या ओरल फॉर्म में। तो इसी पे मैं सब पेशेंट के लिए जो सबसे ज़्यादा ड्रेडेड साइड इफ़ेक्ट है उसके बारे में आ जाती हूँ, वो है हेयर लॉस। तो पहली चीज़ पेशेंट को ये समझना है कि हेयर लॉस रिवर्सिबल है। अगर आपके बाल नहीं जा रहे, इसका मतलब आपकी ट्रीटमेंट उतनी इफ़ेक्टिव नहीं है। अब मैं इससे सबसे इम्पोर्टेंट सवाल पे आना चाहती हूँ, वो ये है कि कॉस्ट ऑफ थेरेपी। हेलो एवरीवन, आज हमारा एपिसोड 4 है गुड बेटर ब्रेस्ट पॉडकास्ट का। और आज हम बात करेंगे कैंसर ट्रीटमेंट के, ब्रेस्ट कैंसर ट्रीटमेंट के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अहम टॉपिक पर, जो है कीमोथेरेपी। सो मेजॉरिटी ऑफ आर कैंसर पेशेंट्स में कीमोथेरेपी लगती है, और इसके अराउंड बहुत सारा टैबू, बहुत सारे इसके अराउंड मिथ्स भी हैं। तो आज हम ये कीमोथेरेपी के बारे में ही डिटेल में बात करेंगे, और उसके लिए हमारे साथ में है डॉक्टर पूजा बब्बर, जो मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं सीके बिरला हॉस्पिटल में हमारे टीम में। और थैंक यू डॉक्टर पूजा आज हमारे साथ में आने के लिए। थैंक यू डॉक्टर मानसी फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। आई होप आज का डिस्कशन हमारे कैंसर के पेशेंट्स के लिए बड़ा यूजफुल होगा। और ये जो एक मिथ है कीमो कीमो क्या है ये कीमो, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। Thank you so much, Dr. Pooja. So let's dive straight into our topic today. So कीमोथेरेपी क्या है? इसके अराउंड इतना हुआ है, एक्चुअली होता क्या है कीमोथेरेपी? लेट्स टॉक अबाउट दैट। जैसे कि मैम आपने बोला कि कीमोथेरेपी एक बड़ा इंटीग्रल, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है कैंसर का। 90% ऑफ कैंसर में कीमोथेरेपी का यूज होता है, सबसे पहली बात। अब कीमोथेरेपी है क्या? कीमोथेरेपी एक दवाई है, एक ड्रग है। जैसे आप पैरासिटामॉल लेते हो, क्रोसिन लेते हो, पेन किलर्स खाते हो, एंटासिड लेते हो, वैसी ही कीमोथेरेपी है। ये ड्रग है जो आप आईवी फॉर्म में भी ले सकते हो, यानी कि इंजेक्शन के थ्रू या ओरल फॉर्म में। लोगों को क्या लगता है कि ये कीमो आईवी ही है, इसके लिए हॉस्पिटल ही जाना पड़ेगा, बट इसको आप ओरली भी ले सकते हो। सेकेंड चीज, कीमोथेरेपी का एक काम है, जो भी सेल आपकी बॉडी में तेजी से बढ़ रही है, जैसे हमारा कैंसर, कैंसर तेजी से बढ़ता रहता है। आज 2 सेंटीमीटर का है, कुछ टाइम बाद 4 सेंटीमीटर का होगा, कुछ टाइम बाद 6 सेंटीमीटर का होगा। उसके अंदर एक पोटेंशियल है अनलिमिटेड ग्रोथ की। कीमोथेरेपी इन सेल्स को टारगेट करता है। अब जब कीमोथेरेपी एक रैपिडली प्रोलिफरेटिंग सेल्स को मारेगा, तो क्या होगा? हमारा कैंसर कम होगा, बट एट द सेम टाइम वो हमारी नॉर्मल सेल्स को भी अफेक्ट करता है, और जिसे हम कहते हैं साइड इफेक्ट। सारी प्रॉब्लम ही पेशेंट को साइड इफेक्ट से है। सो बेसिकली आपने बहुत अच्छी बात बताई कि आईवी भी हो सकता है, मतलब हाँ। नसों में जो दिया जाता है, या टैबलेट भी होता है। तो हाँ। कई बार ऐसा भी होता है कि पेशेंट आके बोलते हैं कि हमें कोई कीमो की टैबलेट नहीं मिल सकती, हमें इंजेक्शन ही लेना ज़रूरी है क्या? क्योंकि फॉर एग्जांपल जैसे एंटीबायोटिक है, तो कई सारे लोग सोचते हैं कि जो इंजेक्शन में दे रहे हैं वो टैबलेट फॉर्म में भी आता है। तो वो बोलते हैं कि हमें टैबलेट दे दो, हम इंजेक्शन नहीं लगाएँगे, या आपका टैबलेट से काम नहीं बन रहा है, तो अब हम आपको इंजेक्शन देना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये एक कन्फ्यूजन कीमो के लिए भी रहता है पेशेंट्स को। नहीं, आपने बिल्कुल ठीक बोला, क्योंकि आजकल तो अक्सर पेशेंट आकर ये कहते हैं कि मैम टैबलेट फॉर्म है क्या? आजकल लोगों को पता भी चल रहा है कि भाई कीमोथेरेपी टैबलेट फॉर्म में भी आती है। तो कितने पेशेंट्स आते हैं जो जिन्हें एक्चुअली आईवी रिक्वायर्ड है, वो टैबलेट के लिए बोलते हैं। तो एक चीज मैं बोलना चाहूंगी कि कीमोथेरेपी के 2 फॉर्म्स हैं, आईवी एंड ओरल। तो कुछ कैंसर्स में हमें आईवी देना पड़ता है, कुछ इंडिकेशंस में, और कुछ इंडिकेशंस में, कुछ कैंसर में हमें ओरल देना होता है। तो ऐसे नहीं होता कि पेशेंट बोलेगा इस कैंसर में मैम ओरल दे दो तो ओरल मिल जाएगा। कुछ इंडिकेशंस में आपको ओरल ही मिल सकता है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बट मुझे तो इस बात की खुशी है कि कम से कम इस बात की अवेयरनेस तो है कि भाई आपकी एक ओरल फॉर्म ऑफ कीमोथेरेपी एक ऑप्शन है जो अवेलेबल है। ओरल फॉर्म हम यूजुअली उन पेशेंट्स को देते हैं जिनका सारा ट्रीटमेंट खत्म हो गया है। उसके बाद पेशेंट को एक सबसे बड़ा रिस्क होता है, भाई कैंसर वापस तो नहीं आ जाएगा, तब हम इस ओरल फॉर्म को दे सकते हैं, जो धीरे धीरे कैंसर की बची हुई सेल्स को मार के कैंसर को वापस आने से प्रिवेंट करता है।
सेकेंड फॉर्म है, जैसे मैम आपको पता है, हार्मोनल थेरेपी, जो हम 5 या 10 साल के लिए ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट्स को देते हैं, जिससे कैंसर के वापस आने का रिस्क ऑलमोस्ट 50-60% कम होता है। सो डॉक्टर पूजा, आज मैं आपसे वही सवाल पूछने वाली हूँ जो हम सारे पेशेंट्स के मन में आते हैं। तो एक ये कि कीमोथेरेपी क्या सिर्फ एक ही दवाई होती है या अलग अलग मेडिसिन होती हैं, और कीमो के साइकिल्स होते हैं कि ये 1 साइकिल है, 6 साइकिल है? तो कई बार ऐसे सवाल भी लोग पूछते हैं कि अच्छा आपको 14 साइकिल लगेगी, मुझे तो 6 साइकिल लगी थी, और इसके बारे में कुछ बताइए। आपने बिल्कुल ठीक बोला कि कीमोथेरेपी की डिफरेंट कैंसर्स में अलग अलग तरह की साइकिल्स हम यूज करते हैं। कुछ पेशेंट्स को 6 साइकिल देते हैं, कुछ को 14 देते हैं, कुछ को 16 देते हैं, कुछ पेशेंट्स को हम और ज़्यादा टाइम तक देते हैं। तो ये एक्चुअली डिपेंड करता है कि आपका कौन सा कैंसर है, किस स्टेज पे है, उस बेसिस पे प्रोटोकॉल बनता है। इसे हम कहते हैं कीमोथेरेपी प्रोटोकॉल। तो आपने बिल्कुल ठीक बोला, क्योंकि आप ब्रेस्ट के पेशेंट ज़्यादातर देखते हैं, तो उसमें मोस्टली 16 साइकिल्स ऑफ कीमो लगती है। तो पहला क्वेश्चन ये होता है कि मैडम 16 कीमोज लगेगी, बट ये एक आप भी आउटकम्स देखते हैं कि एक 6 साइकिल ऑफ कीमो से कहीं ज़्यादा बेहतर है 16 साइकिल्स ऑफ कीमो। अब ये कैसे होता है? क्योंकि हम उस 16 साइकिल को वीकली देते हैं, जिससे हमारी डोज भी कम होती है, जिससे पेशेंट वीकली हमारी ओपीडी में भी आता है, हम पेशेंट को असेस करते हैं, ट्रीटमेंट टॉलरेबल होती है, और अगर पेशेंट को कोई प्रॉब्लम है तो डॉक्टर को उसकी अवेयरनेस होती है। मतलब टेक होम मैसेज ये है कि ऐसा नहीं है कि आपकी 16 साइकिल हो रही है तो आपकी ज्यादा हो रही है और किसी की 6 हुई थी तो उसकी कम हुई थी। हो रही है, हाँ। ये डिपेंड करता है कि कौन सी दवाइयाँ हम यूज कर रहे हैं, आपका क्या स्टेज है, क्या कैंसर है, कितने मेडिसिन हो रहे हैं, 2 मेडिसिन हो रहे हैं, 3 हो रहे हैं, हाँ। और उसको कितने साइकिल्स में हम दे रहे हैं, वीकली साइकिल में कर रहे हैं, 2 वीकली में कर रहे हैं या 3 वीकली में कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से वो चेंज हो जाता है। बट डायरेक्ट कंपैरिजन उसका नहीं हो सकता है कि किसी की 16 हुई है तो मतलब ज्यादा कीमो हुई है, किसी की 6 हुई है तो कम कीमो हुई है। ये बात मैम आपने बहुत अच्छी बोली कि यूजुअली पेशेंट हमें ओपीडी में ये भी बोलते हैं कि उसको 16 लगी, मुझे 6 कीमो दी है। कोई पेशेंट कहता है मुझे 4 दी है, मुझे तो कम कीमो दे दी। कोई कहता है मुझे तो बहुत ज़्यादा दे दी। जिनको 16 साइकिल्स मिलती है वो कहते हैं मुझे क्यों इतनी दी। जिन्हें कम मिलती है वो कहते हैं मुझे क्यों नहीं ज़्यादा मिली। तो ये एक मिथ है कि जिसको ज़्यादा कीमो मिल रही है, या तो लोगों को लगता है उसका स्टेज बहुत ज़्यादा है, बहुत अग्रेसिव कैंसर है, इसलिए उसको ज़्यादा कीमो दे रहे हैं। जिन्हें कम मिलती है उन्हें लगता है मेरी स्टेज अर्ली है या मुझे अंडर ट्रीट कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं होता। इसीलिए कीमोथेरेपी के प्रोटोकॉल्स बने होते हैं जो कैंसर स्टेज और आप कीमो सर्जरी से पहले कर रहे हैं, बाद में कर रहे हैं, या आपको सिर्फ कीमोथेरेपी को ही यूज करना है एज अ मोड ऑफ ट्रीटमेंट, उस पर डिपेंड करता है। और आपने जब शेड्यूल की बात बोली है तो एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि वीकली दे रहे हो, 2 वीकली दे रहे हो, 3 वीकली दे रहे हो, तो लोगों को ये भी लगता है भाई मुझे 3 हफ्ते में बुला रहे हैं डॉक्टर। कुछ पेशेंट कहते हैं मुझे तो आप हफ्ते हफ्ते में बुला रहे हैं। भाई ये शेड्यूल्स है, ये प्रोटोकॉल्स है, ये पूरी रिसर्च करके बनाए गए हैं। इसमें पेशेंट की सेफ्टी इंश्योर होती है, एंड ये डॉक्टर डिसाइड नहीं करता, ये तो प्री डिसाइडेड प्रोटोकॉल बने होते हैं जो हम इन्फ्यूज कर देते हैं। बट वॉट एवर इट इज, एक बात है, आज की कीमोथेरेपी बहुत सेफ है, आजकल के प्रोटोकॉल्स बहुत सेफ है। सो कमिंग टू आवर नेक्स्ट, इतना टैबू है कीमोथेरेपी के अराउंड कि कीमोथेरेपी नाम से डर जाते हैं लोग। मतलब कैंसर से तो पहले डरते ही हैं कि अच्छा ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोसिस हो गया, लेकिन उसके बाद ये सवाल रहता है कि कीमो तो नहीं लगेगी, क्योंकि इतनी स्टोरी सुनी हुई है, इतने मिथ्स हैं, इतने सोशल टैबूज हैं इसके अराउंड कि कीमोथेरेपी देने से तो उनकी डेथ हो गई थी, या उससे तो उनका और केस खराब हो गया था, या ये सारी चीजें कि नहीं बाकी आप ट्रीटमेंट कर दो, ऑपरेशन कर दो, कोई टैबलेट दे देना, लेकिन कीमोथेरेपी तो नहीं लगेगी। तो इतने टैबूज हैं उसके अराउंड में। लेकिन अब मैं यही पेशेंट्स को एक्सप्लेन करती हूँ कि इतना एडवांसमेंट है थेरेपी में, सब में, कि आजकल साइड इफेक्ट होने से पहले ही हम उसके मेडिसिन दे देते हैं। बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक बात बोली कि जब आप भी ऑपरेट करते हैं पेशेंट को, तो आपको भी इतने पेशेंट बोलते हैं, जब आप काउंसिल करते हो कि भाई कीमोथेरेपी के डॉक्टर से मिल लीजिए, तो आपको कहेंगे कि नहीं मैम, अब आपने सर्जरी कर दी, अब हमारा ट्रीटमेंट पूरा हो गया, हमें कोई ट्रीटमेंट नहीं चाहिए। तो डेफिनेटली टैबू है, और काफ़ी पेशेंट्स के ना रिलेटिव्स में, फैमिलीज़ में कुछ लोगों को पहले कीमोज लगी है, जिसमें कुछ
एक्सपायर हो गए हो या किसी को बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट, हाँ, वो प्रीवियस एक्सपीरियंस किसी और का आप पे बहुत भारी पड़ता है। तो आजकल कीमोथेरेपी में हम एक प्री मेडिकेशन मतलब कीमोथेरेपी से पहले हम 4 से 5 इंजेक्शन देते हैं और उसके आधे घंटे बाद हम कीमोथेरेपी शुरू करते हैं। अब उस इंजेक्शन का रोल क्या है? उस इंजेक्शन का सबसे बड़ा रोल ये है कि ये आपकी कीमोथेरेपी को सेफ बनाता है, टॉलरेबल बनाता है। आपको जो साइड इफेक्ट्स होने वाले हैं उसकी दवाई आपको पहले लगती है। जैसे आपको क्या क्या हो सकता है, अगर एक सिंपल लैंग्वेज में बात करें, गैस बनना, दर्द होना, आपको उल्टी आ सकती है, रिएक्शन हो सकता है, ये सारी दवाइयाँ आपको पहले लग जाती है। और जब हम कीमोथेरेपी कर लेते हैं, हम कुछ ताकत के इंजेक्शन भी लगाते हैं पेशेंट को, तो अब पहले जैसी बात नहीं रही है। जैसा आपने बताया डॉक्टर पूजा कि हम प्री मेडिकेशन कर देते हैं, कीमो से पहले ही दवाइयाँ दे देते हैं ताकि नॉजिया, वॉमिटिंग, ये सारे सिम्टम्स नहीं हो पेशेंट को। एंड कीमो मिलने के बाद भी पेशेंट डिस्चार्ज मेडिकेशन पे जाता है, वो भी एक कंटिन्यूस एक मेडिकेशन उसका प्रोटोकॉल चल रहा होता है। हाँ, तो ये बात आपने बहुत सही बोली कि पहले भी देनी है और बाद में भी देनी है। पहले देने का रोल तो हम समझ चुके हैं, बट बाद का क्या रोल है? देखिए, जब कीमोथेरेपी होने के बाद पेशेंट घर जाता है, तब भी उसे कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं। अब हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो जब वो साइड इफेक्ट हो तब वो डॉक्टर को कॉन्टैक्ट करे, या आप पहले से ही दवाई दे दो पेशेंट को ताकि उसको वो तकलीफ ना हो। तो कुछ पोस्ट मेडिकेशन होती है, जो एक डिस्चार्ज कार्ड होता है। मैं हर पेशेंट को ये बोलती हूँ कि वो जो डिस्चार्ज कार्ड है उसको बड़ा ध्यान से पढ़ो, क्योंकि उसमें लिस्ट ऑफ मेडिसिन होती है। अब वो कैसी मेडिसिन होती है? वो 3 प्रकार की मेडिसिन होती है। एक जो हम 2 या 3 दिन के लिए देते हैं, जिससे कीमोथेरेपी के बाद आपको वॉमिटिंग, नॉजिया जैसी प्रॉब्लम ना हो। दूसरी टाइप की मेडिसिन होती है जो एक तरह के सप्लीमेंट्स होते हैं, कुछ ताकत की मेडिसिन हो गई, क्योंकि डेफिनेटली बॉडी की रिक्वायरमेंट बढ़ती है। जब एक फीमेल प्रेग्नेंट होती है, गायनोकोलॉजिस्ट इतने सारे सप्लीमेंट्स देते हैं, फोलिक एसिड लो, ये लो। इसमें भी तो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट बढ़ गई है, इसमें भी आपको सप्लीमेंट्स चाहिए, मल्टीविटामिन्स हैं, जी, मल्टीविटामिन्स हो गए। एंड जो थर्ड होती है वो है SOS बेसिस ऑफ मेडिकेशन। SOS मतलब अगर आपको जरूरत पड़ने पर, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन हो गया है, आपको लूज मोशन है, आपको पेट में दर्द है, तब आपको उस टाइम आप पैनिक ना करो। आपके पास वो लिस्ट ऑफ मेडिसिन पड़ी हो, आपके पास वो मेडिसिन है, आपको पेट दर्द हुआ, आपने फटाक से एक मेडिसिन ली और आपका पेट दर्द तो ये तो बेसिकली वो सारे साइड इफेक्ट्स हो गए जो प्रिटी मच मैनेजेबल है जी, जो आप कहेंगे कि 80-90% मैनेज हो जाते हैं पहले ही या फिर डिस्चार्ज मेडिकेशन। ये बात मैम आपने बहुत अच्छी बोली कि कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स मैनेजेबल है। कोई भी ऐसा साइड इफेक्ट नहीं है जिसे मैं बोलूं आज की डेट में कि वो मैं मैनेज नहीं कर सकती। एक नॉजिया, वॉमिटिंग, लूज मोशन, कॉन्स्टिपेशन, पेट दर्द, क्या ये इतने बड़े साइड इफेक्ट्स है कि हम अपने कैंसर का ट्रीटमेंट ही छोड़ दें? तो इसी पे मैं सब पेशेंट के लिए जो सबसे ज्यादा ड्रेडेड साइड इफेक्ट है उसके बारे में आ जाती हूँ, वो है हेयर लॉस। ओह, ये आपने जो होते हैं ना दुखती रक्त पे आपने हाथ रख लिया, क्योंकि इसके बारे में मेरे पास बोलने के लिए क्या होता है कि बाकी सारे सिम्टम्स तो पेशेंट्स मैनेज कर लेते हैं। कई बार पेशेंट्स और फैमिली बाहर एक्सपोज भी नहीं करना चाहते हैं कि पेशेंट इज गोइंग थ्रू अ कैंसर ट्रीटमेंट, ब्रेस्ट कैंसर हुआ, ये वो नहीं बताना चाहते सोसाइटी में। लेकिन जब ये हो जाता है, हेयर लॉस हो जाता है, तो ये एक तरीके से सोसाइटी के सामने आने वाली बात हो जाती है। तो बाकी भी कीमोथेरेपी, आपके और भी पेशेंट्स होते होंगे जिनमें और कीमोथेरेपी लगती है जिसमें हेयर लॉस नहीं होता है, शायद उनको इतनी तकलीफ नहीं होती हो एज कम्पेयर टू ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट जो ऑलरेडी एक फेमिनिटी पे, एक बॉडी इमेज पे सर्जरी हुई है, सारी चीजें हैं, और फिर साथ में हेयर जो एक कितना इंटीग्रल पार्ट है फेमिनिटी का, वो हेयर लॉस भी हो जाता है इसमें। मैम आपने ये बात बिल्कुल ठीक बोली है, क्योंकि आप मान नहीं सकते कि हम तो फीमेल्स का हमें पता है कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि हमारी बॉडी इमेजिंग का बहुत बड़ा पार्ट है हेयर। क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है, जब हेयर लॉस होता है, एक कीमोथेरेपी पैटर्न ऑफ हेयर लॉस होता है, जो इजीली कोई पेशेंट जा रहा है, आप पहचान सकते हैं उन्होंने कीमोथेरेपी ली है। तो लोगों को हेयर लॉस की वजह से ही ये छुपाना मुश्किल होता है कि आई एम टेकिंग कीमोथेरेपी। बात छुपाने की नहीं है, बात ये है कि लोगों को सिंपैथी नहीं चाहिए। ये एक लाइफ का इवेंट है, ये एक तरह का डिजीज है, इसका ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो चीज़ें नॉर्मलाइज नहीं हो पाती, स्पेशली हेयर लॉस की वजह से। बट मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि आपको पता है मेल्स को भी इस चीज़ से बड़ी प्रॉब्लम होती है। कितने मेल पेशेंट्स हैं जो कहते हैं, जिनकी फर्स्ट क्वेश्चन होता है कि मैम हेयर लॉस तो नहीं होगा? एंड माइंड इट, ये कोई यंग मेल्स 30-40s की इसकी रेंज है, ये तो 60
मैंने 60-65 ईयर्स के मेल को पूछते हुए देखा है कि मैम हेयर लॉस तो नहीं होगा। तो अब ये एक अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि एक इसका ऐसा साइड इफेक्ट है। बट मैं आपको यही बोल सकती हूँ मैम कि इससे अराउंड 2-3 बातें हैं। पहली चीज़, सारी कीमोथेरेपी से हेयर लॉस नहीं होता। देयर आर सर्टन कीमोथेरेपी जो ओरल फॉर्म में होती है, जैसे केपसाइटोबिन, इससे हेयर लॉस नहीं होता। कुछ आईवी मेडिकेशन भी होती है जैसे ऑक्सैलिप्लैटिन, जेमसिटाबिन, इससे भी हेयर लॉस नहीं होता। तो ये तो समझना पड़ेगा कि ये तो जब पेशेंट पहली बार ओपीडी में आता है, हमारी 90% ऑफ काउंसलिंग हेयर लॉस पे ही होती है। 10% बाकी साइड इफेक्ट्स पे होती है, क्योंकि लोगों को लगता है यार वॉमिटिंग, लूज मोशन, मुंह में छाले, ये सब मैनेज हो जाएगा, डॉक्टर हेयर का बता दो बस, ये कर दोगे। तो बस एक यही बात टाइम होता है जब आई एम लाइक कि बस इसी में हम कुछ नहीं कर सकते ज्यादा। एक अभी आजकल एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, वो कूलिंग कैप्स वगैरह वो सब आते हैं, बट आई हैव नॉट सीन ग्रेट रिजल्ट्स विद हाँ, दैट। बट उसमें क्या होता है ना कि आप जब कूलिंग कैप यूज कर रहे हो, ठीक है, वी हैव सीन गुड रिजल्ट्स ब्रेस्ट कैंसर में, बट विद दैट क्या होता है कि आप, क्या है ये कूलिंग कैप? ये है कि ठंड से आप बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर में आप वैसो कंस्ट्रिक्शन, यानी कि जो ब्लड वेसल्स है, जो खून लेके जा रही है स्काल्प में, आप उसे कंस्ट्रिक्ट कर रहे हो। अब उस खून के अंदर क्या है? आपका ड्रग है। अगर वेसल्स बंद हो जाएगी तो ड्रग भी वहां नहीं जाएगा, जिससे हेयर लॉस उतना नहीं होगा। बट फिर भी हेयर लॉस होता है, पैची हेयर लॉस देखा गया है। एट द सेम टाइम आप ड्रग को एक बॉडी पार्ट में जाने से रोक रहे हैं। क्या उसमें इतनी स्टडीज है? क्या इतने साल के बैकअप डेटा है कि उससे कैंसर का रिस्क वापस आने का नहीं हो सकता? जब हमारे पास इतना लंबा डेटा नहीं है उसके बारे में, हम उसे कैसे एडवोकेट कर सकते हैं? बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे है कि ये रिवर्सिबल है। ऐसा ये नहीं है कि ये हमेशा ही हेयर लॉस रहेगा। जैसे ही कीमोथेरेपी बंद होती है, वापस पेशेंट के स्टार्ट हो जाते हैं हेयर ग्रोथ, और कई बार पहले से अच्छे हेयर ग्रोथ भी आ जाते हैं पेशेंट। जैसे कि मैम आपने बहुत अच्छी बात बोली कि ये हेयर लॉस रिवर्सिबल है। तो पहली चीज पेशेंट को ये समझना है कि हेयर लॉस रिवर्सिबल है। कीमोथेरेपी की जो ट्रीटमेंट है उसका एक टाइम है, चाहे वो सर्जरी से पहले हो या बाद में हो। आपको पता है 4 से 6 हफ्तों में हम मैक्सिमम बोलते हैं। वो टाइम वापस नहीं आता। हेयर तो वापस आ जाएंगे। इट इज अबाउट ह्यूमन लाइफ। अगर आप हो तो ही तो आपके बाल आएंगे। अगर आपका सर्वाइवल ही नहीं है तो आप क्या करोगे बालों का? जान है तो जहान है, बिल्कुल, तो बाल है। बट एक चीज मैं बोलूंगी मैम, जब पेशेंट ना यूजुअली हमसे ये पूछते हैं, और ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि भाई कीमोथेरेपी के दौरान क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे बाद में हमारा हेयर ग्रोथ बहुत अच्छा हो, और कीमोथेरेपी के बाद कितने टाइम में हेयर ग्रोथ होगा, एंड थर्डली कीमोथेरेपी के बाद ऐसा क्या कर सकते हैं कि हेयर ग्रोथ फास्ट हो। ये 3 कंपोनेंट बहुत जरूरी है जिसपे हम अभी बात कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि मैम ये तो हमें पेशेंट को क्लियरली बताना है और समझाना है और एक्सेप्टेंस बढ़ानी है कि भाई कीमोथेरेपी के दौरान तो बाल जाएंगे, इसको आप एक्सेप्ट करो। इसकी एक्सेप्टेंस चाहिए पेशेंट को भी, फैमिली मेंबर्स को भी, और सोसाइटी को भी। सोसाइटी भी इतना टैबू कर देती है हेयर लॉस का। अच्छा कीमो चल रही है, पता नहीं दूर नॉर्मलाइज क्यों नहीं कर सकते? नॉर्मलाइज नहीं है ये। जैसे मैम हम बात कर रहे थे कि आजकल हार्ट के इतने बड़े बड़े ऑपरेशन हो जाते हैं, स्टेंट हो जाता है, आजकल जॉइंट रिप्लेसमेंट इतना कॉमन है, इतने बड़े बड़े ऑपरेशन हो रहे हैं, इतनी टेक्नोलॉजी आ रही है, इतनी थेरेपीज हो रही है, उस पर तो टैबू नहीं है, उसको तो आप बड़ा नॉर्मलाइज कर देते हो। कैंसर आजकल घरों घरों में है, हर एक घर में कैंसर है। एंड अनफॉर्चुनेटली आप भी देख रहे हो ड्यूरिंग प्रैक्टिस, 4 साल पहले क्या सिनेरियो था, कितने कम कैंसर के केसेस थे। हर साल कैंसर के केसेस बढ़ रहे हैं, 1 या 2 लाख कैंसर केसेस एवरी ईयर बढ़ रहे हैं। कैंसर, इंडिया को कैंसर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड माना जा रहा है। क्यों माना जा रहा है? क्योंकि कैंसर के केसेस इतनी फास्ट डायग्नोसिस हो रहा है। तो हर फैमिली में, हर नेबरहुड में, फ्रेंड सर्कल में, सबने कैंसर पेशेंट का एक्सपीरियंस किया हुआ। तो जब ये चीज हर घर में घुस चुकी है, इसको हम नॉर्मलाइज क्यों नहीं कर सकते? मैम जितना मेरा एक्सपीरियंस है एज एन ऑन्कोलॉजिस्ट, एंड मैं 10-11 साल से कैंसर के पेशेंट्स को देख रही हूँ, एंड अपनी प्रैक्टिस में, एंड रैदर मेरी नहीं, काफ़ी सारे ऑन्कोलॉजिस्ट की प्रैक्टिस में ये हर डॉक्टर कहता है जो कैंसर से संबंधित है कि भाई
कैंसर पेशेंट्स को सिंपैथी नहीं चाहिए, उन्हें इम्पैथी चाहिए। लोगों को इस चीज का फर्क नहीं पता चलता। यहाँ तक कि मैम जो पेशेंट के रिलेटिव्स होते हैं, अपने फैमिली मेंबर्स, वो भी इस चीज को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते। आप बताइए क्या फर्क है? बिल्कुल सही कहा आपने डॉक्टर पूजा। सिर्फ कैंसर पेशेंट ही क्या, कई सारे एरियाज में लोग सिंपैथी और एम्पैथी का डिफरेंस समझ नहीं पाते हैं। बेसिकली सिंपैथी क्या, लोगों को तो कैंसर पेशेंट के साथ पिटी होने लगती है कि अरे इनकी लाइफ में क्या हो गया, बड़ा खराब हो गया ये वो, अरे बड़े दुख से जा रहे हैं वो लोग, उनकी फैमिली में बड़ी ट्रेजेडी हो गई, तो ये सिंपैथी है। और एम्पैथी ये है जब आप इक्वल स्टेट पे समझते हो बिल्कुल कि ठीक है उसकी लाइफ में ये चीज हो गई है, हमें उसके इक्वल जैसा बिहेव करना है, उसके साथ नॉर्मल रहना है, हमें उसको डिस्ट्रैक्ट करना है इसमें से, तो वो एक एम्पैथी होती है जब आप उसके दर्द को अपना दर्द समझते हो। बिल्कुल तो ये डिफरेंस सिर्फ कैंसर पेशेंट में नहीं, आई वुड से कि तो नॉर्मल लाइफ में भी कई सारे लोग नहीं समझ पाते। और मैम यही सबसे बड़ी गलती करते हैं कैंसर पेशेंट के रिलेटिव्स, क्योंकि वो उनका प्राइमरी सपोर्ट है। वो एक केयर गिवर है। केयर गिवर मतलब जो उस पेशेंट को अपना टाइम दे रहे हैं। आप ही पेशेंट का मैक्सिमम सपोर्ट सिस्टम बनाते हो। दो ही सपोर्ट होते हैं उस टाइम, एक आपका डॉक्टर और दूसरा आपकी क्लोज फैमिली रिलेटिव्स। अगर हम ये चीज नहीं समझेंगे हमारे पेशेंट के बारे में, तो हम उस पेशेंट की पूरी जर्नी में उसे हेल्प कैसे करेंगे। बट अब हम बात करते हैं हमारे टॉपिक की, हेयर ग्रोथ की, जो बीच में ही रह गई थी। सो हेयर ग्रोथ के साथ आई वुड से कि स्किन पे भी, नेल्स पे भी, ओवरऑल बहुत सारा मतलब बॉडी इमेज पे चेंजेस आते हैं। तो ड्यूरिंग द कीमो एंड आफ्टर कीमो कैसे उसको टेक केयर कर सकते हैं? मैम पहले हम बात करते हैं हेयर की। तो हमारे जो 3 बेसिक पॉइंट्स थे, सबसे पहले हेयर लॉस कब से स्टार्ट होता है। काफी पेशेंट्स ये बोलते हैं भाई मैम ये बता दो, 1 या 2 साइकिल तो निकल जाएगी ना, घर में इवेंट है, फैमिली फंक्शन है, मैरिज आ रही है, कब तक रोक सकते हैं भाई, कितने बाल कब तक जाएंगे ताकि हम अपने फंक्शन के लिए रेडी हो सके। तो जब ट्रीटमेंट शुरू होती है इमीडिएटली हेयर लॉस नहीं होता। 2 या 3 साइकिल, या रैदर मैं बोलूं 3 हफ्ते में, ये 2 या 3 हफ्ते में शुरुआत होती है। शुरुआत का ये मतलब नहीं है सारे बाल चले जाएंगे। हेयर लॉस हमेशा पैची होता है, पैच में जाते हैं, धीरे धीरे वो बढ़ने लगता है एज साइकिल आपकी बढ़ती है। बट अगर पहले से ही एंटिसिपेट करते हैं तो ये ट्रॉमा थोड़ा कम हो सकता है। बिल्कुल, ट्रॉमा तो फिर भी होगा पैचेस में जब हेयर गिरेंगे, जी। लेकिन एटलीस्ट एंटिसिपेटेड है कि हाँ मेरे साथ अभी होने वाला है। इसके बारे में मैम बात करना बड़ा जरूरी है। इसके बारे में हमें पेशेंट को स्टार्ट टू एंड सब कुछ बताना है ताकि उनकी एंजाइटी रिलीव हो। अगर एक बार उन्होंने सोच लिया, जैसे आपने बोला एंटिसिपेट कर लिया, सोच लिया, फिर ये चीज बड़ी इजी होती है। और ये मैंने देखा है पेशेंट्स के साथ होते हुए। सेकंड चीज, क्या हम ऐसा कर सकते हैं ड्यूरिंग कीमो जिससे उस टाइम तो डेफिनेटली हेयर लॉस होना भी चाहिए, क्योंकि कीमोथेरेपी का काम है रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स को मारना। वन ऑफ द मोस्ट रैपिडली डिवाइडिंग सेल है हेयर। बाल तो बढ़ते ही है। अगर आपके बाल नहीं जा रहे, इसका मतलब आपकी ट्रीटमेंट उतनी इफेक्टिव नहीं है। ये भी पेशेंट्स को बहुत समझना जरूरी है। हाँ। क्योंकि कई बार हमारे पास बाहर दूसरे कंट्री से पेशेंट ट्रीट होके आते हैं, उसमें लिखा रहता है कि कीमोथेरेपी मिली है, कीमो की दवाइयों के नाम भी लिखे हुए हैं, लेकिन पेशेंट को तो हेयर लॉस हुआ ही नहीं है। सो यहाँ पर डोजेज का डिफरेंस आ जाता है। बिल्कुल मैम, डोज का, शेड्यूल का, क्वालिटी ऑफ ड्रग का, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पेशेंट्स को लगता है भाई हेयर लॉस हो रहा है, ऐसी कुछ दे दो हेयर लॉस ना हो, बट हेयर लॉस इज अ मार्कर। आप कोई दवाई ले रहे हो जो इफेक्ट है, तभी साइड इफेक्ट है। बिल्कुल। अगर साइड इफेक्ट नहीं है तो शायद इफेक्ट भी नहीं है। तो लोगों को, ये पेशेंट्स को ये चीज समझनी चाहिए, रादर उनके रिलेटिव्स को समझनी चाहिए। पेशेंट तो ये बातें बोलता है, समझ में आता है, रिलेटिव ज्यादा बोलते हैं कि मैम क्यों हेयर लॉस हो रहा है। भाई इट इज अ मार्कर ऑफ एफिशिएंसी ऑफ योर ड्रग्स। अब दूसरी बात, क्या करे ऐसा भाई। पहली चीज जो मैम मैं बोलती हूँ, चाहे आप स्किन की बात करो, हेयर की बात करो, नेल की, योर डाइट शुड बी एक्सीलेंट। हमारे लिए डाइट इज एवरीथिंग। अगर आपको कीमोथेरेपी टॉलरेट करनी है, आपको, क्योंकि कीमोथेरेपी आपकी 70% ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट है, या रैदर अगर आपकी 6 महीने की ट्रीटमेंट है तो 4 महीने कीमो ही चलती है। तो अगर आपको कीमोथेरेपी को टॉलरेट करना है, कम से कम साइड इफेक्ट चाहिए, तो आप अपनी डाइट बहुत अच्छी रखो। तो हम बात कर रहे थे कि हेयर ग्रोथ टिप्स ड्यूरिंग कीमो, नॉट आफ्टर कीमो।
तो ड्यूरिंग कीमो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आप अपनी डाइट की केयर करें, क्योंकि डाइट से ही आपको विटामिन्स मिलेंगे, मिनरल्स मिलेंगे। हेयर ग्रोथ के लिए आयरन, जिंक, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, B12 यही सब तो चाहिए होता है। सेकंड चीज़ आप अपने टारगेट प्रोटीन को हिट करें, बिकॉज प्रोटीन तो इतना बड़ा प्रॉब्लम है स्पेशली हाँ। हमारी वेजिटेरियन इंडियन डाइट में। और यूजुअली नॉर्मली भी प्रोटीन पूरा नहीं हो पाता हमारा है भी कि हमारा प्रोटीन पूरा नहीं हो पाता। पाता। लोगों को ये चीज समझ नहीं आती कि हमारा जो बॉडी वेट है, जितना भी आपका वेट है, स्पेशली कैंसर पेशेंट्स के लिए इनटू 1.5 कर लो। अब आप बताइए 70-80 ग्राम प्रोटीन हमारी इंडियन डाइट क्या वो फुलफिल कर सकती है? नहीं हो पाता। तो इनके लिए हम इसीलिए बोलते हैं पेशेंट्स को कि स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लो एंड आप प्रोटीन सप्लीमेंट ऐड करो, क्योंकि इतना प्रोटीन आप ले नहीं सकते। और क्यों चाहिए प्रोटीन? हेयर किससे बना होता है? केराटिन। और वो क्या है? वो एक प्रोटीन है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको अपने स्कैल्प को क्लीन रखना है। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि पेशेंट को लगता है अब कीमो शुरू हो गई, हाइजीन और बाल धोना, बाल तो है ही नहीं, क्या धोएंगे? ऐसा नहीं करना। आपने अपने स्कैल्प इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हेयर तो रहते नहीं है, तो इसे हम स्कैल्प कहते हैं। ये स्कैल्प आपने सोचा है कि ये बचपन से लेकर अब तक कभी एक्सपोज ही नहीं हुआ, ना धूप से एक्सपोज हुआ है, ना ये डस्ट से एक्सपोज हुआ है। ये तो हमेशा बालों के कवर में रहा है। और जब हम कीमो देते हैं एकदम से वो कवर हट जाता है, आपकी स्कैल्प की स्किन एक्सपोज होती है, तो उसमें क्या हो सकती है? इचिंग होती है। आपने देखा है कितनी बार कीमो पेशेंट्स आकर क्या कहते हैं कि इचिंग हो रही है, कुछ निशान आ गए हैं, डॉक्टर सर बड़ा जल रहा है। आपको अपने स्कैल्प को क्लीन रखना है, उतना ही क्लीन रखना है जितना आप पहले रखते थे पहली। एंड एक जेंटल क्लेंजर ले लो जो केमिकल पैराबीन फ्री हो। आजकल तो सारे पैराबीन फ्री होते हैं। सेकंड, आपने ऑयलिंग करनी है एंड आपने धूप से और डस्ट से अपने स्कैल्प को बचाना है। कैसे बचा सकते हैं? स्कार्फ से। एंड एक और इम्पॉर्टेंट बात है जो हम अपने पेशेंट्स को कहते हैं, आप ड्यूरिंग कीमो मैरिज के फंक्शन अटेंड करो, बाहर जाओ, हर जगह जाओ, किसके सहारे जा सकते हो आप? जो एक मोस्ट कॉमन चीज है, हेयर विग्स। एंड मैम आप बताइए आजकल किस तरह की हेयर विग्स आ गई? एज क्लोज टू नेचुरल हेयर। काफी क्वालिटी इंप्रूव हुई है इन माय प्रैक्टिस व्हाट आई हैव सीन। मतलब पहले तो पेशेंट को एडवाइस करने में भी ऐसा लगता था कि विग वो कहाँ से लाएंगे, कैसे लाएंगे होगा, और लेकिन अब तो इतना बेटर हो गया ये प्रोडक्ट और बहुत सारे अवेलेबल भी है मार्केट में। एंड कभी कभी तो हमें ये भी नहीं पता चलता ड्यूरिंग कीमो की पेशेंट ने विग पहनी हुई है। इट इज एज क्लोज टू नॉर्मल हेयर। तो आप उसको क्यों नहीं यूज कर रहे? यू कैन यूज इट वेरी वेल। स्कार्फ इतने अच्छे आ गए, स्क्रंचीज आ गई है, आप यूज करें। एंड नेक्स्ट है, कीमोथेरेपी जब खत्म होती है तो 2 to 3 वीक्स के बाद आपके हेयर ग्रोथ शुरू हो जाएंगे। आपने क्या करना है? पेशेंट्स को क्या लगता है कीमोथेरेपी की ड्यूरिंग सारे प्रिकॉशन करेंगे, कीमो खत्म हो गई, काम खत्म हो गया, उसके बाद कुछ नहीं करना। बल्कि कीमोथेरेपी खत्म होने के जो नेक्स्ट 6 मंथ्स है, दे आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम, क्योंकि वो रिकवरी का टाइम है। उस टाइम पर रिकवरी हो रही है एंड एक्चुअली नाउ यू आर गोइंग बैक टू योर नॉर्मल सेल्फ। एंड हाउ यू विल गो बैक टू योर नॉर्मल सेल्फ? क्योंकि आपको सप्लीमेंट्स हो गए, अपनी डाइट हो गई, देन एक रोजमेरी ऑयल है जिसके बारे में पेशेंट्स को पता नहीं है। एसेंशियल ऑयल्स हो गए, एसेंशियल ऑयल्स है। रोजमेरी ऑयल से देखा गया है ये एक एसेंशियल ऑयल है, तो इसकी 1 या 2 ड्रॉप ही काफी होती है। आप इसे कोकोनट ऑयल में एज अ कैरियर, ये कोकोनट ऑयल आप ज्यादा ले सकते हो, ये आप 1 to 2 ड्रॉप ले सकते हैं। इससे अगर आप डेली स्कैल्प पे मसाज करेंगे 2 टाइम्स तो आपको न्यू हेयर ग्रोथ जरूर दिखती है। अब पेशेंट पूछते हैं मसाज का क्या रोल है? नॉर्मली अप्लाई कर सकते हैं। मसाज करने से ब्लड सप्लाई बढ़ता है, जब ब्लड सप्लाई होगा तभी तो नए हेयर आएंगे। तो ये चीजें आपने बाद में भी कंटिन्यू रखनी है। सो बेसिकली ड्यूरिंग द कीमो, आफ्टर द कीमो डाइट का पूरा ध्यान रखना है, प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेने हैं, मल्टीविटामिन्स लेने हैं, बायोटिन लेना है। एंड देन जो भी आप अपनी तरफ से कर सकते हैं, जैसे ऑयल मसाज हो गया, स्किन का टेक केयर हो गया, नेल्स का हो गया, वो आर्टिफिशियल नेल वगैरह आजकल लगा लेते हैं लोग, वो सब अवॉइड करना है। तो ये पूरा प्रोसेस आपको कंटिन्यूस रखना है। सो कीमो के बाद में यू कैन बी बैक टू योर नॉर्मल सेल्फ एज अर्ली एज पॉसिबल। एक्चुअली मैम एक बात और है कि जो कीमोथेरेपी, जो हमारे ड्रग्स है, वो भी मेटाबोलाइज होकर आपके किडनी के थ्रू बाहर चले जाते हैं, लिवर के थ्रू। मतलब दीज ड्रग्स आर नॉट परसिस्टिंग इन योर बॉडी, दे जस्ट डू देयर वर्क। ये अपना काम करते हैं एंड दे जस्ट गो आउट। तो कुछ भी परमानेंट नहीं है, एवरीथिंग इज टेम्पररी
एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली रिवर्सिबल। सो ये चीज जरूर ध्यान रखिए आप। हम कितने पेशेंट्स देखते हैं ओपीडी में जो हम 6 महीने में देखते हैं दे आर जस्ट बैक टू नॉर्मल, वही स्किन, एंड रादर पेशेंट्स हमें बोलते हैं कि वी आर मच बेटर बिकॉज नाउ दे स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ देमसेल्फ, जो पहले नहीं होता। जी, ये केयर पहले नहीं होती थी, अब इन्हें लगता है अच्छा हमें ये भी करना है वो भी करना है, तो डेफिनेटली यू डाइट में चेंजेस हो बिल्कुल जाते हैं, सेल्फ केयर में चेंजेस हो बिल्कुल। जाते हैं। सो नाउ मूविंग ऑन, ब्रेस्ट कैंसर ट्रीटमेंट में टारगेटेड थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी ये भी होती है। कीमोथेरेपी के बारे में तो हमने बात कर लिया। सो टारगेटेड थेरेपी क्या है और ये इम्यूनोथेरेपी किसको देना है, क्योंकि आजकल तो इतना सारा मार्केट में पढ़ लेते हैं लोग कि खुद ही आके पूछ लेते हैं कि हमारे केस में इम्यूनोथेरेपी नहीं लगेगी क्या। तो ये है क्या टारगेटेड और इम्यूनो? आपने बिल्कुल ठीक बात बोली कि आजकल टारगेटेड थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी में इतना इंटरेस्ट डेवलप हो गया है कि कितने पेशेंट्स आकर बोलते हैं कि मैम आपने हमें इम्यूनो क्यों नहीं दी, टारगेटेड क्यों नहीं दी। अरे भाई इंडिकेशन भी तो होना चाहिए। तो पहले तो आप एक चीज ये समझ लीजिए, डेफिनेटली आज की कैंसर की जो ट्रीटमेंट है उसमें कीमोथेरेपी के अलावा टारगेटेड और इम्यूनो का भी एक मेजर रोल है, डेफिनेटली है, इंक्लूडिंग ओरल थेरेपी। बट ये कब देनी है, क्यों देनी है, इसको जानना बहुत जरूरी है। तो स्पेशली मैं ब्रेस्ट कैंसर की बात करती हूँ कि ब्रेस्ट कैंसर में आपको पता है ER-PR HER2, ये बेसिक 3 टेस्ट है जो आपको IHC रिपोर्ट, आपकी बायोप्सी रिपोर्ट में दिखेंगे, सर्जरी के बाद वाली रिपोर्ट में देखेंगे, और आप जब डॉक्टर के पास जाओगे सबसे पहले हम क्या बोलते हैं पेशेंट्स को, भाई ER-PR HER2 की रिपोर्ट क्या है। तो ये एक तरह के टारगेट्स है जो कैंसर सेल को सिग्नल देते हैं ग्रोथ के, आगे बढ़ने के। टारगेटेड थेरेपी का सिंपल मतलब क्या है कि कैंसर सेल्स कुछ टारगेट्स पे डिपेंडेंट होती है अपनी ग्रोथ के लिए। अगर आप उन ग्रोथ सिग्नल्स को ब्लॉक कर दो, उन टारगेट्स को ब्लॉक कर दो, तो कैंसर सेल ग्रो नहीं होगी क्योंकि उसका सिग्नल आपने ब्लॉक कर दिया। इसे हम टारगेटेड थेरेपी कहते हैं। अब क्या इसके साइड इफेक्ट कीमो जितने होते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं होता ऐसा। क्यों नहीं होता? क्योंकि टारगेटेड थेरेपी तो सिर्फ टारगेट पे काम करेगा और उसे ब्लॉक करेगा, और ये टारगेट कहाँ पर है? सिर्फ कैंसर सेल्स पे। सो अंडरस्टैंडिंग के लिए ऐसा कह सकते हैं हम कि एक एरिया में ब्लैंकेट बॉम्बिंग की जगह हम अब स्नाइपर में देख के वो टारगेट को आइडेंटिफाई करके और सिर्फ उसी को मार रहे हैं। बिल्कुल। तो उसमें आपकी नॉर्मल सेल्स तो बच गई, जिसकी वजह से साइड इफेक्ट कम होता है, डैमेज खत्म हो गया। जी। तो अब इसकी बात होगी, बट इसका एक और बेनिफिट है कि इससे आपका जो रिस्पॉन्स रेट है, सर्वाइवल है, वो भी बहुत बढ़ता है। सेकेंड चीज हो गई इम्यूनोथेरेपी। अब इम्यूनोथेरेपी पे भी इतना फस है कि भाई क्या है, आपने क्यों नहीं दी, कब देनी है। तो इम्यूनोथेरेपी को पहले समझना बहुत ज़रूरी है। अगर बेसिक लैंग्वेज में बात करूँ तो इम्यूनोथेरेपी आपके इम्यून सिस्टम को ट्रेन करती है। ये एक इंजेक्शन है, IV के थ्रू दिया जाता है, 30 मिनट्स टू 1 आवर इसका मैक्सिमम इन्फ्यूजन है। इसको देने के लिए आपको कोई प्री मेडिकेशन नहीं देने की जरूरत, बिकॉज इट इज़ वेरी सेफ। इसमें मिनिमम टू मिनिमम साइड इफेक्ट होते हैं। और इम्यूनोथेरेपी का काम ये होता है कि आपके वाइट सेल्स, जिसे हम WBC कहते हैं, जो एक इन्फेक्शन से लड़ते हैं, जो भी बॉडी में आउटसाइड सोर्सेज जो हमारी इम्यूनिटी के लिए रिस्पांसिबल है, तो उन सेल्स को वो बोलते हैं कि भाई ये कैंसर है, इसके पास जाओ, इसको मारो। बेसिकली हम कैंसर या ट्यूमर की सेल्स को एक्सपोज कर देते हैं इम्यून सिस्टम से। इससे क्या होता है कि ये जो व्हाइट सेल्स है, इसका ध्यान चला जाता है कैंसर की तरफ और फिर वो कैंसर को मारने लगता है। अब इसकी खास बात क्या होती है, भाई व्हाइट सेल्स तो आप ही के हैं, एक टाइम के बाद इम्यूनोथेरेपी बंद कर दोगे, बट ये व्हाइट सेल्स तो आपकी बॉडी में रहकर कैंसर की सेल्स को मारते रहेंगे। तो ये करते कंटिन्यूस चलता रहता है। बिल्कुल, क्योंकि ये ट्रेन हो गए हैं। बिल्कुल, हम पेशेंट्स को एक बात बोलते हैं, और ये बड़ी सिंपल लैंग्वेज में मैं बताऊंगी। कीमोथेरेपी एकदम से बीमारी को छोटा करता है, बट उसका जो इफेक्ट है शॉर्ट लिव्ड है। और इम्यूनोथेरेपी एकदम से ड्रामेटिक रिस्पॉन्स नहीं आता, इसलिए हमें कितने शेड्यूल्स में हम इम्यूनो के साथ कीमो भी देते हैं कॉम्बिनेशन में। बट इम्यूनो का असर लंबा है, ये इंसान के सर्वाइवल, रिस्पॉन्स रेट एंड बीमारी को वापस आने से कम करता है। ब्रेस्ट कैंसर में अगर हम बात करें तो कौन से पेशेंट्स में इंडिकेटेड है? अभी बहुत वाइड इंडिकेशंस तो है नहीं ब्रेस्ट कैंसर। एक्चुअली मैम ब्रेस्ट एक ऐसा कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर, जिसमें सारी टाइप की ट्रीटमेंट यूज होती है। सर्जरी भी यूज होती है, कीमो भी यूज होती है, हार्मोनल थेरेपी भी यूज होती है, टारगेटेड भी यूज होती है, एंड इवन इम्यूनोथेरेपी भी यूज होती है। तो ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर ये एक ऐसा वेरिएंट है जिसमें हमें नहीं पता भाई ये क्यों हुआ।
ट्रिपल नेगेटिव मतलब ER, ईस्ट्रोजन रिसेप्टर नेगेटिव, प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर नेगेटिव और HER2 HER2 भी नेगेटिव। नेगेटिव। तो जब ट्रिपल नेगेटिव है तो हमें नहीं पता ना कि ये किस वजह से हुआ है, कैसे इसे ट्रीट करें। तो इसमें हमारा सारा ध्यान कीमो पे होता है कि हमें कीमो के थ्रू पेशेंट को मैक्सिमम क्योर देना है। तो इम्यूनोथेरेपी ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर में यूज होती है अर्ली स्टेजेस में। इसे यूज करने से आपका डिजीज फ्री सर्वाइवल, रादर एक टर्म होता है जो आजकल हम पेशेंट्स के सामने ज्यादा यूज कर रहे हैं, वो है PATH-CR, पैथोलॉजिकल कंप्लीट रिस्पॉन्स, जिसमें सर्जन का भी रोल है और डॉक्टर मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट का भी रोल है। इसका क्या मतलब होता है कि आपने ड्रग दिया, आपने कीमोस दी, उसके बाद जब आपने ऑपरेट किया तो देयर इज नो ट्यूमर ऑन पैथोलॉजी रिपोर्ट। तो So this is like the best response which you can have with immunotherapy or chemotherapy. एंड उस रिस्पॉन्स से क्या होता है कि कैंसर के वापस आने के चांसेस कम होते हैं। सेकंड, HER2 पॉजिटिव ट्यूमर, उसमें हम एंटी HER2 क्या एक टारगेटेड एंटी HER2 टारगेटेड थेरेपी, उससे क्या है, उससे भी हमारे डिजीज में 40-50% रिस्पॉन्स है। एंड थर्ड है हार्मोन पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर, उसमें हम यूज करते हैं हार्मोनल थेरेपी विच इज टैबलेट फॉर 4-5 years। तो ब्रेस्ट कैंसर में वी यूटिलाइज एवरी फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट। अब मैं इससे सबसे इम्पोर्टेंट सवाल पे आना चाहती हूँ, वो ये है कि कॉस्ट ऑफ थेरेपी। सो कीमोथेरेपी में भी डिफरेंट वेरिएशन है कॉस्ट के, लेकिन टारगेटेड और स्पेशली इम्यूनोथेरेपी इज़ अ वेरी कॉस्टली ट्रीटमेंट एंड पर इंजेक्शन का कॉस्ट इतना ज़्यादा होता है। तो उसके बारे में भी बताइए। एंड बहुत कन्फ्यूजन भी होता है पेशेंट्स को इसके रिगार्डिंग कि कौन सी कंपनी से लेना है। देयर आर इंडियन कंपनीज एंड देयर आर कंपनीज इंटरनेशनल कंपनीज, तो कौन सा ड्रग लेना है, कौन सी कंपनी का लेना है, उससे क्या फ़र्क पड़ जाता है और इतना कॉस्टली क्यों है ये इम्यूनोथेरेपी करना। एक्चुअली जितनी भी कैंसर की रिसर्च है वो सब आउट ऑफ इंडिया होती है ज़्यादातर, क्योंकि फंड्स होते हैं एंड सारे पेशेंट्स के पास मेडिकल इंश्योरेंस है। एंड द गुड पार्ट इज उनके इंश्योरेंस में एवरी काइंड ऑफ ट्रीटमेंट इज कवर्ड। सो इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, एवरीथिंग इज कवर्ड। सो फॉर देम इट इज एज गुड एज गिविंग नथिंग। बट हमारी यहाँ की तो इंश्योरेंस भी कवर नहीं करती। रादर अब स्टार्ट हो गया है कवरेज, अदरवाइज 20% ऑफ इम्यूनो ड्रग कवर होता है विच इज वेरी कॉस्टली टू द पेशेंट। जैसे आपने बोला कि भाई इम्यूनो कॉस्टली है, डेफिनेटली कॉस्टली है। उसका जो रेंज है 1.5 to 2.5 लाख पर इन्फ्यूजन है। बट एक इंजेक्शन का कॉस्ट, बिल्कुल। बट देयर इज अ गुड पार्ट ऑल्सो कि इसमें पेशेंट असिस्टेंस प्रोग्राम, जिसे हम पैप कहते हैं, वो होता है। पैप का मतलब ये होता है कि आप 4-5 इंजेक्शन ले लो विच इज एवरी 2 to 3 weeks एंड देन रेस्ट ऑफ द इंजेक्शन टिल 1 year फ्री है। तो आजकल कंपनीज बहुत सारी स्कीम्स दे रही है। एंड द प्रॉब्लम इज, जैसे आपने बोला इतना कॉस्टली क्यों है, क्योंकि ये ड्रग यहाँ बन ही नहीं रहा, क्योंकि यहाँ डेवलप ही नहीं हो रहा है इसलिए। ये अब ड्रग्स है, रॉश कंपनी हो गई या जो आपकी इंटरनेशनल कंपनीज है वो ये ड्रग्स बना रही है। तो MSN हो गई, तो ये सारी जो फाइजर हो गई, फिर आपका इस तरह के जो ड्रग्स होते हैं, अगर ये इंडियन कंपनीज भी बनाए तो डेफिनेटली इसकी कॉस्ट कम हो जाए। बट इंडियन कंपनीज नहीं है कोई भी इस ड्रग के लिए? अभी इस पे काम चल रहा है एंड डेफिनेटली जैसे कुछ ओरल थेरेपीज होती थी, वो बाहर की कंपनीज बनाती है, तो वो पहले काफी कॉस्टली होती थी। इवन ब्रेस्ट कैंसर में जो ट्रास्टुज़ुमैब है, जो हम ऑलमोस्ट 60% ऑफ पेशेंट में यूज करते हैं, एक टाइम ऐसा था आज से 10 साल पहले कि वो इतना कॉस्टली था। इट वाज पेशेंट को हम हर HER2 पॉजिटिव पेशेंट के लिए आज कंपल्शन है ट्रास्टुज़ुमैब देना, पर तब नहीं होता था। आज से 10 साल पहले कई सारे पेशेंट ऐसे होते थे जो HER2 पॉजिटिव होने के बाद भी नहीं ले पाते थे। मोर देन 1 लाख एंड आज ये दवाई आपको 20-30,000 में भी मिल जाती है। तो डेफिनेटली इम्यूनो में भी ये ब्लूम आएगा। और ये इंडियन ड्रग है जो 20-30,000? हाँ, ये इंडियन है। ये फर्क है कि ये इंडियन है। एंड सो उस चीज को कम करने के लिए पेशेंट असिस्टेंस प्रोग्राम है। तो मैं पेशेंट्स को यही बोलना चाहूंगी, या जो भी ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, कि जब भी इम्यूनोथेरेपी आप शुरू कर रहे हैं या डॉक्टर से डिस्कस कर रहे हैं, तो आप पैप के बारे में जरूर अवेयरनेस रखिए कि क्या इसमें मुझे कोई एनरोलमेंट प्रोग्राम हो सकता है, कि स्कीम हो सकती है कि कुछ इंजेक्शंस के बाद मुझे कुछ मिल जाए इंजेक्शन, या मेरी थेरेपी किसी तरीके से कवर हो जाए। बिल्कुल, क्योंकि वो जो फ्री इंजेक्शन है ना, उससे आपका बर्डन ऑफ कॉस्ट एटलीस्ट आप ये सोच लीजिए 1/3 कवर हो जाता है। मतलब अगर आपका पूरा कॉस्ट एक सर्टेन अमाउंट होगा तो आपको सिर्फ उसका 30% पे करना है। डेफिनेटली इतना भी बहुत है। हाँ, एंड 70% आपका
पैप में कवर हो जाएगा, तो ये जरूर आप ले सकते हैं। ये तो बहुत अच्छी एडवाइस दी है आपने डॉक्टर पूजा। सो डॉक्टर पूजा, लेट्स एंड आवर पॉडकास्ट विद 5 टिप्स जो आप देना चाहते हैं पेशेंट को कैसे कीमोथेरेपी से गो थ्रू करें उसके लिए। 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट टिप जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ इज डाइट। आई एम वेरी 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 पर्टिकुलर अबाउट डाइट। डाइट शुड बी माई फर्स्ट फोकस ऑन कैंसर पेशेंट। सेकेंड चीज है कि यू हैव टू बी वेरी पॉजिटिव, बिकॉज योर माइंड, your thinking, your attitude makes a lot of difference, and we have seen same protocol, same disease, and दो patient में difference देखा है, and all that difference is कि आपका mindset क्या है। बिल्कुल। थर्ड, स्ट्रेस कम से कम लेना है, एंड एक फॉर्म ऑफ जैसे मेडिटेशन, योगा जरूर रखिए टू काम योर सेल्फ, engage yourself in some activity, कोई ना जो कोई भी आपको पसंद है। बिल्कुल। Either you just work if you like working, don't just sit back at home, बिल्कुल, and engage in activities which you like जी। एंड एक्सरसाइज, प्लीज एक्सरसाइज करिए, टेक गुड स्लीप। एक्सरसाइज पे लोग सोचते हैं कि अभी बीमार है तो अब एक्सरसाइज नहीं करना है डॉक्टर, तो बेड रिडन नहीं रहना है। बिल्कुल, एक्सरसाइज करने से आपका मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव होता है, कॉन्स्टिपेशन कम होती है, भूख लगती है। कीमोथेरेपी में सबसे ज्यादा पेशेंट तो हमें ये बोलते हैं भूख नहीं लग रही, तो जब आप एक्सरसाइज करते हो, फिजिकल एक्टिविटी करते हो, भूख लगती है, आप एक्टिव रहते हो, आपकी हार्ट हेल्थ, मेंटल हेल्थ, लंग हेल्थ के लिए इतना इम्पोर्टेंट है, ड्रग के मेटाबॉलिज्म के लिए इम्पोर्टेंट है। एक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि कीमोथेरेपी में ना ये पैरों में झुंझुनाहट हो जाती है, ऐसे नमनेस, टिंगलिंग, बहुत कॉमन है, स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स में टांगों में दर्द होता है, कहते हैं बड़ा माइल्जिया हो गया है। तो व्हेन यू एक्सरसाइज आपके ये साइड इफेक्ट्स भी कम होते हैं एक्चुअली। एंड नेक्स्ट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि भाई जो भी डिस्चार्ज एडवाइस दी है उसे फॉलो करिए, एंड बी इन कॉन्टैक्ट विद योर डॉक्टर। मैं हमेशा पेशेंट्स को बोलती हूँ कि कैंसर एक ऐसी ट्रीटमेंट है, ये हर ट्रीटमेंट से अलग है, क्योंकि इसमें आपका डॉक्टर के साथ बड़ा क्लोज कांटेक्ट होता है, ट्रीटमेंट से पहले भी, ट्रीटमेंट के ड्यूरिंग भी, एंड ट्रीटमेंट के बाद भी। ट्रीटमेंट के बाद लाइफ लॉन्ग भी, बिल्कुल। मतलब जो 10 साल हो गए जिन लोगों को ट्रीट किया वो भी आज भी हमारे कांटेक्ट में है, हमारे फॉलो अप में है। सो वंस यू आर विद द पेशेंट, स्पेशली हमारी फील्ड में, देन इट इज फॉर लाइफ टाइम। So this is very important. So basically खाना है, पीना है, खेलना है, खुश रहना है और सोना है, और डॉक्टर को परेशान करते हैं। हर चीज के लिए बेटर है डॉक्टर से पूछ लो क्या हो रहा है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक बोला। अच्छा, ये तो हो गई क्विक टिप्स के बारे में बात। अब मैं आखिरी क्वेश्चन आपसे पूछूंगी कि अक्टूबर मंथ है और ऐसा क्या है इस अक्टूबर मंथ में, आप बताएं। सो डॉक्टर पूजा, कितनी सारी डिजीजेस के ट्रीटमेंट के हम अवेयरनेस के लिए हमारे डेज होते हैं जी, और नेशनल दिस डे, नेशनल वो डे, हम कितना इंटरनेशनल डेज भी सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर ही एक ऐसी डिजीज है जिसके लिए हम मंथ रखा है हमने। कुछ तो रीजन है इसके लिए, और रीजन ये है कि ब्रेस्ट कैंसर मोस्ट कॉमन बिल्कुल कैंसर है विमेन में, इंडिया में भी, बाहर भी। एंड इसके लिए अगर हम सही टाइम पे स्टेप लेते हैं तो हम इसको बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। मतलब अवेयरनेस होने से या स्क्रीनिंग करने से, सही टाइम पे इस कैंसर को पकड़ लेने से हम इसके आउटकम्स को ड्रास्टिकली चेंज कर सकते हैं। एक्चुअली मैम, बहुत कम कैंसर्स है जिनकी स्क्रीनिंग अवेलेबल है, एंड आपने जैसे बिल्कुल सही बोला, अवेयरनेस इज द फर्स्ट स्टेप। पहले आपको पता तो हो, जब पता होगा तब आप उसके लिए स्टेप्स स्क्रीनिंग करेंगे या टेस्ट करेंगे। बिल्कुल। कई बार ऐसा होता है, जैसे अवेयरनेस क्यों हमारे देश में अवेयरनेस इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर का, 5 सेंटीमीटर का लंप भी है पेशेंट को, फील हो रहा है उसे, लेकिन उसे ये नहीं पता है कि ये कैंसर का भी हो सकता है, तो मुझे जाके दिखा देना चाहिए। सो दिस इज एक्चुअली लैक ऑफ अवेयरनेस। एंड हम ओपीडी में देखते हैं कि आपका एक 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर का लंप है, आपको पता है, बट आप उस लंप के 1-1.5 साल बाद आते हैं जब वो पूरे ब्रेस्ट में फैल गया है। तो ये नहीं करना। अब लोगों को क्या लगता है कि ठीक है, 1 सेंटीमीटर का लंप हो, 10 सेंटीमीटर का हो, 8 का हो, क्या फर्क पड़ता है, कैंसर की ट्रीटमेंट है, पूरा इलाज तो करना होगा। बट ऐसा नहीं है। अर्ली स्टेज ऑफ ब्रेस्ट कैंसर में, स्पेशली जो हार्मोन पॉजिटिव है, उसमें कीमोथेरेपी भी अवॉइड होती है। प्लस जितनी आपकी अर्ली स्टेज होगी उतने आउटकम्स अच्छे होंगे, उतना आप ठीक, उतना आपका सर्वाइवल रेट बिल्कुल। अच्छा है। अब आप एक पेशेंट जो व्हील चेयर पर आया है,
एक पेशेंट जो छोटा लंप लेकर आया, एक जो बड़ा लंप लेकर आया, एक डॉक्टर के लिए भी एक छोटे लंप वाले पेशेंट को ट्रीट करना ज्यादा आसान है। तो ये बात अवेयरनेस समझना बहुत जरूरी है। एंड सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, स्क्रीनिंग। सो यही हो जाता है एक्चुअली, पूरे मंथ लॉन्ग एक्टिविटीज़ तो होती रहती हैं, सब एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट भी करते हैं, वीडियोस भी देख लेते हैं। अच्छा, ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ है, किसी एक्टिविटी में चले गए, लंच पे चले गए, सब हो गया, रैली भी निकल जाती है कैंसर अवेयरनेस की, मैराथन्स हो जाती है, लेकिन एक्चुअली उसमें से कोई एक्शन नहीं लेता। मतलब कोई जाकर, एक्चुअली ये देखने वाली बात है कि उन डॉक्टर्स में से या डॉक्टर्स की फैमिली में से या जो पार्टिसिपेंट्स है उनमें से कितने लोगों ने एक्चुअली स्क्रीनिंग करी है। स्क्रीनिंग मतलब क्या, मैमोग्राफी या अल्ट्रासाउंड आपके एज के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो कितने लोगों ने किया है। बट मैम एक क्विकली बता दीजिए क्या है ये स्क्रीनिंग और कैसे करते हैं। सो बेसिकली ब्रेस्ट स्क्रीनिंग मतलब इमेजिंग से होती है, और ब्रेस्ट इमेजिंग में मैमोग्राफी है और अल्ट्रासाउंड है। 40 ईयर्स से ज़्यादा एज ग्रुप की फीमेल्स को मैमोग्राफी करनी होती है, साल में एक बार करनी है। लेस देन 40 की जो है वो अल्ट्रासाउंड से कर सकती हैं। लेकिन इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो हर एज ग्रुप में होना चाहिए वो है क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। जो ब्रेस्ट स्पेशलिस्ट आपको एग्जामिन करेंगे वो चीज़ इसमें से स्किप नहीं होनी चाहिए। और रादर मैम सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, इसका कितना इम्पोर्टेंस है? सो सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन इज अ पार्ट ऑफ बीइंग सेल्फ अवेयर। तो अवेयरनेस जो है वो वहीं से स्टार्ट होती है कि आपको खुद को अपना एग्जामिनेशन करना है, दैट्स इट। मैं तो पेशेंट को एक बात बोलती हूँ कि भाई आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, डॉक्टर आपके पास नहीं आ रहा, तो अगर आपको कोई सिम्टम है, कोई लंप है, मास है, तो सबसे पहले आप ही डिटेक्ट करोगे, तभी डॉक्टर को पता चलेगा। तो इसलिए मंथली सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे इतनी वीडियोस बनी है, इसके लिए कोई एफर्ट्स नहीं ले लें, कोई आपके पैसे खर्च नहीं हो रहे, आपको डॉक्टर के पास जाना नहीं है, हॉस्पिटल के चक्कर नहीं लगाने। घर बैठ कर क्या आप मंथ में एक बार अपना ब्रेस्ट एग्जामिन नहीं कर सकते? और हम बात करते हैं बड़ी बड़ी स्क्रीनिंग की, ये तो एक बेसिक चीज है जो हम कर सकते हैं। बिल्कुल। एंड एवरी एज ग्रुप, और ये किसी भी एज ग्रुप से स्टार्ट कर सकते हैं, इसमें कोई एज लिमिट नहीं है, हर किसी को करना चाहिए। सो thank you so much and it has been a very interesting discussion today and I guess हमने कीमोथेरेपी, इम्यूनो टारगेटेड थेरेपी के बारे में बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करी हैं, एंड स्पेशली आपके जो हेयर लॉस और इसकी टिप्स हैं वो हमारे पेशेंट्स को बहुत काम आएंगी। सो थैंक यू डॉक्टर पूजा सो मच फॉर कमिंग फॉर दिस पॉडकास्ट। थैंक यू मैम, एंड इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन, बहुत मज़ा आया। एंड मैं चाहूँगी कि इस पॉडकास्ट के ज़रिए ना ही सिर्फ कैंसर पेशेंट बट जो नॉर्मल लोग हैं जो देख रहे हैं उन्हें भी अवेयरनेस हो। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप बीइंग कैंसर पेशेंट के फैमिली मेम्बर हो, रिलेटिव हो, तो आपके लिए भी काफ़ी सारी चीज़ें इंटरेस्टिंग हैं जो आप सीख सकते हो इस पॉडकास्ट में। और ये सारी बातें ओपीडी में और जब हम पेशेंट को ट्रीट कर रहे होते हैं तो इतनी डिटेल में ये सारी बातें नहीं हो पाती। तो इट इज़ अ वेरी गुड मैसेज, वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज। सो आई होप इस पॉडकास्ट के ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट अवेयर हो कैंसर के बारे में, उसकी ट्रीटमेंट्स के बारे में, क्या प्रिवेंशन है। एंड रैदर ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है कि काफ़ी सारे कैंसर्स हैं जिनके प्रिवेंशन, स्क्रीनिंग, वैक्सीन्स है जो डेफिनेटली हम कभी और डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।